हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो के अंदर जो कि रहेगा मास्टर कैम के मिल 3D टूल पाथ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उससे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमें पता है, हमने मास्टर कैम की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने लेथ के सारी प्रोग्रामिंग, मिलिंग के सारी प्रोग्रामिंग को कवर अप करने की यहाँ पे स्टार्टिंग की हुई है, जिसमें आपको अभी तक जो हमने कवर अप किया हुआ है वो हमारी मिल 2D टूल पाथ को कैसे यूज़ करते हैं मास्टर कैम के अंदर, वो हमने इसके पहले दो मिलिंग के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके वॉच करो एंड साथ में उसको लाइक एंड सब्सक्राइब दीजिए जिससे कि उसकी रीच और अच्छी मिले। सो हम स्टार्ट करेंगे कि मिलिंग 3D के अंदर हम कैसे स्टॉक सिलेक्शन यानी कि रॉ मटेरियल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रफिंग के प्रोग्राम्स बना सकते हैं, कैसे रेस्ट रफिंग के प्रोग्राम बना सकते हैं और किस तरीके से हम अपने साइकिल टाइम और बाकी चीज़ों पे भी हम काम कर सकते हैं मास्टर कैम के अंदर। सो मेरे पास एक कंपोनेंट है जो कि मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। एक मैंने सॉलिड वर्क्स में एक फाइल बनाई हुई है जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। ये कुछ फाइल है, इसके स्केचेस पॉइंट्स मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम इंट्रोड्यूस करूंगा, सभी एक साथ सिलेक्टेड हो जाएंगे एंड देन मैं डिलीट कर दूंगा इसको। सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे करेंगे अपना पार्ट का ऑरिजिन सही करने का। सो सिंपल, मेरा जो पार्ट है वो अलाइन परफेक्टली है, जस्ट इसके प्लेन को चेंज करना है। तो जैसे कि ये मेरा फ्रंट होगा राइट, तो वो बैक साइड मेरा बैक आएगा, तो मुझे बैक प्लेन को टॉप प्लेन करना है। सो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट टू प्लेन, सिलेक्शन करेंगे, ओके करेंगे एंड देन सोर्स प्लेन हमारा कौन सा हो जाएगा, बैक प्लेन, जिसको हमको चेंज करना है। और हम यहाँ पे मूव पे रख रहे हैं तो मूव रहेगा ये। राइट क्लिक, क्लियर कलर। सो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा पार्ट है वो सीधा हो गया, जेड के अलॉन्ग में हो गया है पूरा। ठीक है, हम इस पर्टिकुलर पार्ट की प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले हैं, ये हमारे लिए प्रोडक्ट है। और मास्टर कैम के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम बूलियन बोलते हैं, उसके थ्रू हम अपने कोई भी पार्ट या कोई भी प्रोडक्ट है तो अगर वो डाई पंच के लिए यूज होने वाला है तो हम उससे उसका कैविटी पोर्शन जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे वायर फ्रेम सेक्शन में और हम एक बाउंड्री एरिया बना देंगे जो कि टोटल एरिया रहेगा मेरा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे और इसको आर्क सेंटर में मार्क करेंगे, क्योंकि अगर हम आर्क सेंटर में मार्क नहीं करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ओके, तो मुझे आर्क सेंटर पे करेंगे तो इक्वली हो जाएगा। तो राइट क्लिक, टॉप व्यू, एंड मैंने एक बॉक्स ले लिया जो कि मेरा साइज रहेगा 150 एंड 80 mm अप्रोक्सीमेट। एंड देन मुझे अभी इसको एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पे सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड कमांड ले लेंगे और इसको हम पूरा एक्सट्रूड कर देंगे 30 mm के अप्रोक्सीमेट में। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक शेडिंग में मैं ले लेता हूँ। शेडिंग के लिए हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट दिखता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कट करना है, जिसके लिए हम सॉलिड के अंदर बूलियन कमांड का यूज करेंगे। बूलियन कमांड पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए आएगा जो बॉडी आपको रखनी है। तो मेरी टारगेट बॉडी ये हो जाएगी। अब कौन सी बॉडी मुझे रिमूव करनी है, तो मैं इस बॉडी को सिलेक्शन दूंगा कि मुझे ये बॉडी रिमूव करनी है। ओके, एंड यहाँ पे रिमूव या ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, बट हमको करना नहीं है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप रिमूव करोगे आपका सेम जो उसका पोर्शन रहेगा यहाँ पे कटिंग हो जाएगा आपके पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। सो हम हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गया, अगर कोई पंचिंग डाई है तो मैं ऐसा काइंड ऑफ एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बट आपके पास कैसे भी टाइप के अगर पंचिंग डाइज वगैरह आप बनाते हैं तो आपके लिए सबसे ईजी रहेगा कि आप यहाँ पे उसके कोर एंड कैविटी को इसके अंदर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि कैसे आप बूलियन कमांड का यूज करके आप अपने पार्ट को कट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो उसके लिए। सो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर मॉडल का प्रोग्रामिंग करेंगे मास्टर कैम के द्वारा, रफिंग, रेस्ट रफिंग और साथ में फिनिशिंग की टूल पाथ्स बनाएंगे मिल 3D टूल पाथ की हेल्प से। सो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, ऑरिजिन वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि जेड हमारा डाउन में हो गया है। तो चाहे आप ये ट्रांसफॉर्म वाला जो हमने यूज़ किया था वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अलाइन टू प्लेन भी आप यूज़ कर सकते हो कि ये फेस रहेगा और ये मेरा एक्स रहेगा और मेरा ये सेंटर रहेगा, एंड जो हमारा टॉप है उसके ऊपर हमको रिप्लेस करना है, तो हमारा पार्ट डायरेक्टली जाके अलाइन हो जाएगा। राइट क्लिक, क्लियर कलर। सो जब भी हम डाई का कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम काम कर रहे हैं 3D के अंदर बेसिकली, तो हमको दो चीज़ें ध्यान देनी है।
हमारे पास यहाँ पे दो एनालाइज के फंक्शन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपने पार्ट को चेक कर सकते हैं। पहला है जो कि है आपका एंगल के अंदर ड्राफ्ट एंगल लेके आप अपना प्लेन सिलेक्शन करोगे। तो मैंने बोला कि मुझे टॉप प्लेन से देखना है कि कोई ऐसा एरिया तो नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एरिया शायद मैं मशीनिंग नहीं कर पाऊंगा। सो मैं इसको देखना चाहता हूँ कि मशीनिंग हो सकता है 3 एक्सिस में और नहीं। तो हम यहाँ पे इसको लेंगे, टॉप प्लेन अपना सिलेक्टेड करेंगे एंड जनरेट करेंगे। सो अगर कोई भी एरिया वो रेड कलर से मार्क कर रहा है, मतलब वो मशीनिंग नहीं हो सकता। जैसे बॉटम एरिया इसने रेड कलर से मार्क किया, या फिर कोई निगेटिव एंगल होंगे तो उसको भी वो रेड कलर से मार्क करेगा, तो वो एरिया मशीनिंग नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ड्राफ्ट एनालिसिस के अंदर अपने पार्ट का जो एंगल है कि कोई ऐसा एंगल तो नहीं है जो मशीनिंग नहीं हो पाए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एनालाइज ड्राफ्ट एंगल के अंदर चेक कर सकते हैं। सेकेंडरी चेक सॉलिड के अंदर आपको एक कर्वेचर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या है कि आपके पास, जैसे मेरे पास एक छोटा टूल है जो कि मेरे पास लास्ट जो बॉल नोज है वो 8 का है सपोज, तो मैंने 4 का यहाँ पे कॉर्नर रेडियस रख दिया एंड डिस्प्ले इंटरनल रेडियस हमने सेट कर दिया कि हमारा रेफरेंस प्लेन कौन सा रहेगा, टॉप प्लेन रहेगा। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे काउंट करेगा और कौन से एरियाज हैं जो 8 के बॉल से नहीं एंड हो पाएंगे वो आपको शो कर देगा रेड कलर से। तो अभी वो कितने से एंड हो जाएंगे, तो सबसे मिनिमम रेडियस वो आपको पिकअप कर देगा 1.5, यानी अगर आप 3 का या 2 का बॉल लोगे तो आपका जो पूरा पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एनालाइज कर्वेचर के माध्यम से आप अपने पार्ट को चेक कर सकते हो, 3D पार्ट को, और फिर आप अपने टूल सिलेक्शन को इजी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। सो ये दो ऑटोमेटिक मेथड, ड्राफ्ट एनालिसिस एंड चेक कर्वेचर, ये दोनों ऑप्शन जब भी आप 3D पार्ट पे काम कर रहे हो, ज़रूर जब भी आप उसको इंपोर्ट करो आप उसको जरूर यहाँ पे चेक कीजिए, जिससे कि आपको एक परफेक्ट आइडिया लग जाएगा। एंड देन सेकेंडरी डायनेमिक है। आप डायनेमिक जो है, जो भी फेस का कॉर्नर, जैसे मुझे इस कॉर्नर का रेडियस जानना है 7 का है, इसका जानना है 4 का है, जस्ट क्लिक किया, देन दोबारा क्लिक किया, अनसेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा फेस पिकअप किया, सेलेक्ट हो जाएगा, दोबारा सेलेक्ट किया, अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायनेमिक का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखो अब ये सबसे छोटी रेडियस है 1.5, इसलिए उसने वहाँ पे मार्क किया हुआ है कि 1.5 हमारा सबसे छोटा एरिया रहेगा जो हम उसको मशीनिंग कर पाएंगे। तो ये था एक ओवरऑल, आपको जब भी मेजरमेंट करना है डायनेमिक या फिर ड्राफ्ट एनालिसिस या फिर कर्वेचर, इनकी हेल्प से आप अपने 3D मॉडल को जो इंपोर्ट करोगे आप उसको वहाँ पे मेजरमेंट वगैरह कर सकते हो। सो ये था एक ओवरऑल, जब भी आप कोई भी पार्ट इंपोर्ट करेंगे 3D मास्टर कैम के अंदर, तो उसमें आप थोड़े बहुत यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो एनालाइज कर सकते हो आप होम टैब के अंदर। देन आपका स्टार्ट हो जाएगा मशीन एंड मिल, और अपना मिल का सिलेक्शन हम करेंगे, अपना मशीन सिलेक्शन। जैसे सिलेक्ट करेंगे, हमको पता है कि हमारा जो पूरा ही सेक्शन है वो हमारा टूल पाथ मैनेजर के अंदर है। यहाँ पे हम चले जाएंगे एंड सबसे पहले हम इसके लिए स्टॉक डिफाइन करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे एंड स्टॉक पे क्लिक करेंगे। एंड देन मैं चला जाता हूँ क्रिएट रेक्टेंगल स्टॉक, क्योंकि इसके लिए रेक्टेंगल स्टॉक लगेगा, एंड ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्टली रेक्टेंगल बन के रेडी हो जाएगा 80 बाई 150 बाई 30 mm का। तो ये मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ये मेरा स्टॉक रहेगा, जो कि आप यहाँ पे शेड करके ऐसा देख भी सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं तो आप बंद करके भी रख सकते हो। सो ये हमारे 3D के टूल पाथ्स हैं, जिसमें हम रफिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पे पॉकेट्स, प्रोजेक्ट, पैरेलल, प्लंज मिलिंग, मल्टी सरफेस जैसे टूल पाथ हैं। तो यहाँ पे मल्टी सरफेस जैसे टूल पाथ हैं। तो ये जो टूल पाथ्स हैं ये ओवरऑल मास्टर कैम की ओल्ड स्ट्रेटजीज पे वर्क करते हैं। न्यूली रफिंग स्ट्रेटजीज दो हैं यहाँ पे, एक एरिया रफिंग है और दूसरा डायनेमिक ऑप्टी रफ है। डायनेमिक ऑप्टी रफ बेसिकली साइकिल टाइम रिडक्शन के लिए यूज होता है। सो ये हम समझेंगे कि इससे साइकिल टाइम कैसे कम कर सकते हैं। और एरिया रफिंग जो कि जनरल रफिंग मेथड रहेगा, जिसके अंदर आप रफिंग प्लस रेस्ट रफिंग दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो। देन फिनिशिंग के लिए आपके पास यहाँ पे मल्टीपल फिनिशिंग ऑपरेशन आएंगे। हम एक बाय एक सिंगल प्रोग्राम्स पे काम करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। बट फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा 3D का टूल पाथ। बट याद रहे 3D का जो टूल पाथ है, जितने भी यहाँ पे आपको रफिंग की स्ट्रेटजी मिलती हैं, ये कभी भी आपके स्टॉक सेटअप के ऊपर काम नहीं करती हैं। ये ओनली वर्क करती हैं आपके स्टॉक मॉडल के ऊपर। सो जब भी हम 3D के अंदर मास्टर कैम में काम कर रहे हैं, हमको हमेशा ही स्टॉक मॉडल के ऊपर ही काम करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, स्टॉक मॉडल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉक मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। पहला तो होता है नेम, यानी कि आप कुछ भी एक नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया एक नाम स्टॉक,
कि मेरा स्टॉक रहने वाला है। कलर्स वगैरह आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि आपका स्टॉक का कलर क्या रहेगा। देन यहाँ पे स्टॉक डिफाइन करने के अलग मेथड है। अगर आपके पास कोई मॉडल है, एज अ स्टॉक डिफाइन करना चाहते हो तो आप मॉडल डिफाइन कर सकते हो। रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगल का क्या साइज वगैरह रहेगा वो डिफाइन कर सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करके और यहाँ से भी आप स्टॉक को ऐसा डिफाइन कर सकते हो, कुछ इस साइज जिस तरीके से हम नॉर्मल स्टॉक सेटअप के अंदर डिफाइन करते हैं। बट अगर हमने स्टॉक सेटअप में डिफाइन किया हुआ है तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट डायरेक्ट स्टॉक सेटअप का जो ऑप्शन है वो पिकअप करूंगा। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यूज या फिर जो भी सिलेक्शन दिए हुए हैं उसको यहाँ पे वो ग्रिप कर लेगा। जैसे हम सिलेक्शन देंगे यहाँ पे हमारे पास उधर का पूरा एरिया इस साइड में इनेबल हो जाएगा। ओके करने पे ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से ये स्टॉक यहाँ पे एज अ ऑपरेशन क्रिएट होता है। इसका कोई आउटपुट नहीं आता है बट ये एज अ ऑपरेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। सो ये एक जस्ट एक नॉर्मल या फिर हम बोल सकते हैं कि एक बेसिक फंडामेंटल रहेगा हमारे स्टॉक मॉडल को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे स्टॉक मॉडल को आप शेडिंग वगैरह भी दे सकते हो, जैसे मैं ग्लास फॉर्म में दे दूं तो वो थोड़ा शेड में दिखता रहेगा। ओके, आई थिंक ग्लास फॉर्म नहीं दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पे हम इसको स्टॉक यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्टॉक मॉडल को, एंड देन इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपने रफिंग के प्रोग्राम से, जो कि जनरल स्ट्रेटजी हम फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे एरिया रफिंग, क्योंकि रफिंग या फिर रेस्ट रफिंग का प्रोसेस सारा ही एरिया रफिंग से ही सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। एरिया रफिंग पे जाएंगे तो जैसा मैंने बताया कि जो और टूलपाथ यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 3D टूलपाथ के अंदर रफिंग की स्ट्रेटजी में, आप देखो कि टूलपाथ टाइप में तो आपको रफिंग में सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, एरिया रफिंग, डायनेमिक ऑप्टी रफ, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये ऑलरेडी ओल्ड स्ट्रेटजीज हैं। इन पे अगर आप जाओगे तो आपको थोड़े बहुत मिनिमम सिलेक्शन मिलेंगे और आपके टूलपाथ में भी उतना क्लियरिटी आएगा या नहीं आएगा वो भी आपको चेक करते रहना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप यहाँ पे एरिया रफिंग और डायनेमिक ऑप्टी रफ दो ही ऑप्शन ऑलवेज यूज कीजिए, अदरवाइज आपको कोई भी ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। एरिया रफिंग आपका नॉर्मल टूलपाथ रहेगा, डायनेमिक रफिंग डायनेमिक मोशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा। तो कैसे कैसे ये 3D का सिलेक्शन रहता है वो हम समझते जाते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा कि हमको पहले मॉडल बताना है कि कौन से मॉडल पे हम काम करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है जिससे आप मॉडल को डिफाइन कर सकते हो। याद रहे अगर ये यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है, अगर मान लीजिए ऐसे अनटिक है, ये यहाँ पे कोई भी ब्लू टिक नहीं है तो आपको ये एरो नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, ऑलवेज ये क्लिक रहेगा, बट फिर भी अगर आप गलती से कहीं क्लिक कर देते हो देन आप फिर वापस जाते हो तो यहाँ से आप जाके डिफाइन कर सकते हो। सो सिलेक्ट एंटिटीज, तो यहाँ पे हम जाएंगे और पूरा मॉडल हमारा हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे याद रहे हमेशा ही रफिंग के केस में पूरा मॉडल ही हमको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे वॉल और फ्लोर पे कितना स्टॉक बचेगा आप अलग अलग दे सकते हो, दोनों पे डबल क्लिक करके। अगर दोनों को सेम देना है तो सेम वॉल एंड फ्लोर पे क्लिक कर देना है, और अगर हम इसको बोलेंगे 0.35 हमारा वॉल एंड फ्लोर दोनों पे बचेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देगा। अगर आप अलग अलग देना चाहते हो, जैसे मुझे फ्लोर पे 0.2 चाहिए तो आप अलग अलग भी दे सकते हो। अवॉइडेंस, अगर कुछ क्लैंपिंग या कुछ है तो ये आप यहाँ पे एज अवॉइडेंस में दे सकते हो। अगर आप कोई ऐसा पार्ट है जिसमें आप होल्डिंग जो है वो डिफाइन आपने कर रखा है तो वो होल्डिंग आपको मास्टर कैम में इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो हम उस वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के ऊपर हम बाद में आएंगे कि कैसे हम कोई वर्क होल्डिंग डिवाइस मास्टर कैम के अंदर लगा सकते हैं और उसको एज अ कॉलिजन में डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम बाद में बात कर सकते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइस के अंदर। सो ये फर्स्ट हमारा स्टेप हो जाता है मॉडल को डिफाइन करना। सेकेंड स्टेप हो जाता है टूलपाथ कंट्रोल। सो समटाइम्स क्या होता है कि मुझे पूरे में रफिंग नहीं चलाना है, मुझे सिर्फ इतने एरिया में चलाना है, तो हम यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह दे सकते हैं। तो बाउंड्री सिलेक्शन देने से क्या होगा कि वो उसी के अंदर टूलपाथ बनाएगा जितना आप बाउंड्री सिलेक्शन दोगे। तो याद रहे मास्टर कैम के अंदर हमेशा हम पूरा मॉडल डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर सिर्फ इतना ही एरिया का टूलपाथ चलाना है, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करूंगा, नहीं, हमको हमेशा पूरा मॉडल सेलेक्ट करना है। और एरिया सिलेक्शन जो रहेगा कि कहाँ कितने एरिया पे टूलपाथ मेरा बनेगा वो हम यहाँ पे बाउंड्री चेन की हेल्प से क्रिएट करते हैं। अभी हम यहाँ पे दे देते हैं इसको कि हमारा ये एरिया है इसके अंदर काम करेगा। तो 3D हम सिलेक्शन दे देंगे और यहाँ पे लूपिंग दे देंगे कि हमारा जो रफिंग प्रोग्राम बनेगा वो इसके अंदर बनेगा। तो यहाँ पे आपको एरो भी दिख जाएगा और एक कलर दिख जाएंगे। अब आप ये कलर चूज भी कर सकते हो यहाँ से कि वो क्या कलर में आपको शो करेगा। स्ट्रेटजी जो रहेगी वो इनसाइड है, क्योंकि कैविटी है तो हम इनसाइड ही रखेंगे। अगर आपके पास पोर वगैरह रहते हैं तो उस केस में आप फ्रॉम आउटसाइड स्ट्रेटजी भी रख सकते हैं। कंपनसेशन 2, तो कंपनसेशन 2 क्या है बेसिकली कि ये जो आपने एज अभी आपने बाउंड्री जो दिया हुआ है कि इसके अंदर काम करेगा,
तो सेंटर करेंगे तो टूल का जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है वो पूरा एग्जैक्ट मैच एक तरीके से वो उसके हिसाब से काउंटिंग करेगा। इनसाइड कर देंगे तो जो ही हमने एजेस दिए इसके पूरा टूल अंदर शिफ्ट करके काम करेगा, और आउटसाइड देंगे तो टूल का पूरा रेडियस बाहर वो करेगा। और इनसाइड करने पे आप उसको ऑफसेट डिस्टेंस भी डाल सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज आप सेंटर रखो, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। देन यहाँ पे है इसकी पॉकेट स्मॉलर देन। सो इसका काम क्या होता है कि अगर आपके पास कोई, जैसे अभी मान लीजिए कि मैं इसका मैंने मेजर नहीं किया है, बट सपोज मेरे पास एक 16 mm का एंड मिल है और ये एरिया मेरा 17 mm का है, सपोज ये 17 का डाया होगा, तो हमारा 16 का टूल इसके अंदर जाएगा। बट मुझे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि 16 का एंड मिल मेरा इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसकी पॉकेट स्मॉलर लगा सकता हूँ, जिसके अंदर क्या होगा कि जितना आप यहाँ पे पॉकेट साइज डालोगे, जैसे मैंने डाल दिया 20 mm, सो जितना भी, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है या फिर कोई पॉकेट है जो कि जिसकी विड्थ 20 mm है, तो उसके अंदर तक हमारा टूल पाथ 16 का एंड मिल नहीं बनाएगा, उसको स्किप करके जाएगा। तो ये उस पर्पस के लिए रहेगा। अभी मैं इसको 0 कर रहा हूँ, उसके बाद हम चेंजेस करके भी इसको चेक कर सकते हैं। फिर हमारा टूल सिलेक्शन आ जाएगा जो कि सेम है जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे 2D के अंदर। राइट क्लिक क्रिएट टूल, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट टूल ले लेते हैं। बुल एंड मिल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कटिंग के लिए, जो कि हम 16R1 का यहाँ पे टूल यूज़ करने वाले हैं, जिसका टोटल लेंथ रहेगा 75 mm। कटिंग लेंथ जो रहेगा वो रहेगा मेरा 12 mm के समथिंग में, एंड जो कॉर्नर रेडियस रहेंगे वो R2 हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट करेंगे और जो भी पैरामीटर्स रहेंगे वो हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। फिनिश करेंगे, हमारा टूल बन जाएगा। आप यहाँ पे फीड रेट, RPM, ये सारी चीज़ें आप खुद इनपुट कर सकते हो। ओके, देन कमेंट डाल सकते हैं हम यहाँ पे कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो रफ का है। होल्डर, सो यहाँ पे हम अपना होल्डर डिफाइन करेंगे। तो सपोज मेरे पास ये होल्डर है, मैं यूज़ करने वाला हूँ और इसके बाहर मेरा टूल 60 mm निकला हुआ है, यानी कि होल्डर के आउटसाइड में मेरा टूल 60 mm निकला हुआ है। देन हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉक में, और याद रहे ऑलवेज हमको स्टॉक मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं रखा हुआ है, तो वो डायरेक्ट बाउंड्री के हिसाब से काउंट करेगा। बट ऑलवेज फॉर द सेफर साइड हमेशा ही स्टॉक मॉडल का आप यूज़ करो स्टार्टिंग से ही, सबसे अच्छा रहेगा उसके लिए। सो रेस्ट मटेरियल ऑन करेंगे, एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम समझेंगे। पहला आता है रफिंग टूल। सो अगर आपने इससे पहले कोई टूल चलाया तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ रेस्ट रफिंग करने के लिए। बट अभी मैंने क्या बोला कि मुझे प्रीवियस ऑपरेशन पे जाना है, और यहाँ पे एक ही कंडीशन आपको हमेशा चूज करनी है। कभी भी ऑल ग्रुप, टूल पाथ ग्रुप ओनली, मशीन ग्रुप ओनली नहीं जाने की जरूरत है। ये ग्रुप्स के अंदर जितने चीज़ें रहेंगी उनको कैलकुलेट करते बैठेगा नहीं, वन अदर ऑपरेशन हमेशा रखना है। और अगर कोई स्टॉक जो है वो नीचे खाली है, ऊपर है स्टॉक, तो आप डिटेक्ट ब्रेक थ्रू लगा दोगे तो वो नीचे का भी कैलकुलेट करेगा। सो यहाँ पे आपको अपना का स्टॉक मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है वन अदर ऑपरेशन के अंदर। एंड देन यहाँ पे आपको, ठीक है, अभी हम फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर मिल स्मॉल कप्स रख सकते हैं। इसके बारे में हम जब रेस्ट रफिंग पे टूल पाथ बनाएंगे तो काम हम बात करेंगे कि कैसे हम उस पर यहाँ पे एडजस्टमेंट टू रिमेनिंग स्टॉक पे काम कर सकते हैं। कटिंग पैरामीटर तो हमने दे दिया कि अगर ओपन एरिया पाएगा तो जिगजैग लेगा। ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर हमेशा रखना है, जिससे लिंकिंग जो है वो आपको मिनिमाइज करके देगा। हर बार कितने का कट रहेगा तो मैंने डाल दिया कि 0.5 का हर बार कट रहेगा। स्टेप ओवर कितना रहेगा तो हमने यहाँ पे दे दिया स्टेप ओवर 60% ऑफ द टूल डायमीटर। ऐड कट, सो ऐड कट तब यूज होगा जब आप मान लीजिए कि लार्ज कट पे काम कर रहे हो, जैसे आप एल्युमिनियम ब्रॉस वगैरह कट कर रहे हो, 2-2 mm का कट लगा रहे हो, तो वहां पे कर्वेचर पे काफी ज्यादा स्टॉक बचेगा, तो फिनिशिंग के टाइम पे वो दिक्कत आ सकती है। तो वहां पे आप एक तरीके से टेपर एरिया, कर्वेचर एरिया के ऊपर आप मिनिमम कट और मिनिमम स्टेप ओवर भी अलग से दे सकते हो, तो उस केस में ऐड कट का यूज आएगा। कॉर्नर राउंडिंग आपको ऑन कर देना है, जिससे क्या होगा, जो भी अभी यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई शार्प कॉर्नर रहेगा तो अगर हम कॉर्नर राउंडिंग ऑन कर देंगे तो एज पर द टूल ये यहाँ पे परसेंटेज अवेलेबल है वो डायरेक्टली इनपुट कर लेगा, और शार्प एजेस पे भी एक रेडियस डाल देगा। आपके पार्ट के ऊपर रेडियस नहीं, सिर्फ टूल पाथ के अंदर रेडियस डालेगा, जिससे आपका कॉर्नर वगैरह पे जर्किंग मोशन जो आते हैं कभी कभी हाई स्पीड कटिंग के टाइम पे, वो नहीं आएंगे। तो ये आप यूज कर सकते हो कॉर्नर राउंडिंग। एंड क्रिटिकल डेप्थ है, यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ अगर आप ऑन करोगे तो सेम, क्योंकि हम यहाँ पे एक फ्लैट एंड मिल टाइप का टूल यूज कर रहे हैं, तो रफिंग के साथ साथ अगर कोई भी फ्लैट एरिया आएगा जो कि
पूरा प्लेन है तो उसको डायरेक्टली वो फिनिश कर देगा अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो हम इसको बंद करके भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे क्रोकोडाइल मोशन है, तो अगर आप क्रोकोडाइल मोशन इसके अंदर यूज अभी नहीं हो सकता है तो यहाँ पे यह नहीं देगा, नहीं तो वो कॉर्नर्स पे मल्टीपल पासेस जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्रोकोडाइल मोशन का ऑन कर देता है। स्टीप एंड सैलो, सो ये बेसिकली क्या है कि अभी जो आपने मॉडल डिफाइन किया है, जो आपने रॉ मटेरियल डिफाइन किया है, उसके हिसाब से वो पासेस बनाएगा। अगर आपको ये चाहिए कि मुझे जो मेरा डेप्थ है वो कंट्रोल करना है, कि मेरा डेप्थ जो है वो पूरा नहीं काटे, 10 mm काटे, 5 mm काटे, तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं इसके अंदर, स्टीप एंड सैलो के अंदर। कैसे? तो यहाँ पे आप क्लिक करके देन इसके बाद उसकी डेप्थ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो आपको मैक्सिमम डेप्थ का वेरिएशन आ जाएगा। आप इसको कितना भी सेट कर सकते हो, किधर भी, या फिर आप इसको अनटिक कर दोगे तो जितना आपका मॉडल का डेप्थ है पूरा उतना वो कट करेगा। लिंकिंग पैरामीटर, सो लिंकिंग पैरामीटर यहाँ फर्स्ट हमारा क्लियरेंस आ जाता है, तो हमारा क्लियरेंस जो रहेगा सेफ हाइट वो हमने 50 mm रखा है। यहाँ पे 3 कंडीशन आ जाते हैं, फुल वर्टिकल, मिनिमम वर्टिकल और मिनिमम डिस्टेंस। अगर हम मिनिमम वर्टिकल करेंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जब हमारा टूल पाथ कटिंग कर रहा है तो अगर वो एक जगह पे कट करके दूसरी जगह पे जाना चाहता है तो उसको 50 mm ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो सिर्फ यहाँ से कुछ 4-5 mm उठे और फिर दूसरी पोजीशन में चला जाए, तो वो हमारा होता है मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट के अंदर। अगर आप फुल वर्टिकल रखोगे तो जब भी वो रिट्रैक्शन होगा एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन जाने के लिए पूरा 50 mm उठेगा फिर नीचे आएगा। तो ऑलवेज गो फॉर मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट, और आप यहाँ पे 4 mm 5 mm एज पर द पार्ट आप यहाँ पे रख सकते हो। देन आपका एंट्री और एग्जिट जो भी रहेगा उसमें 0.5 mm पहले से ही G01 में आपका कटिंग, मतलब एक तरीके से आपका जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। कीप टूल डाउन विद इन, अगर आपका मान लीजिए इस पोर्शन पे वो कट कर रहा है और उसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अगर वो 10 mm के आसपास में है और आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे सीधा जाएगा तो कोई गाउजिंग नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कीप टूल डाउन विद इन का जो पैरामीटर है वो बढ़ा सकते हो आप, जिससे वो क्या करता है लिंकिंग ना लेके डायरेक्टली उस पोजिशन पे चला जाता है। तो वो आप यहाँ पे कीप टूल डाउन में डिस्टेंस या फिर परसेंटेज ऑफ द टूल डायमीटर के अकॉर्डिंग इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। देन यहाँ पे कीप टूल डाउन जेड बिटवीन है, तो ये हम जब रेस्ट रफिंग प्रोग्राम बनाएंगे तब समझेंगे तो हमें और भी क्लियरिटी मिलेगी। फिट ट्रांजिशन का भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे एंट्री और एग्जिट जो भी रहेगा वो हमेशा ही अकॉर्डिंग टू पार्ट वो एंट्री और एग्जिट लेगा। और यहाँ पे ये लीड इन लीड आउट है, सो एक हॉरिजेंटल लीड हो जाती है हमारे लिए, एक वर्टिकल लीड हो जाती है। जबकि मैं बोलूँगा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको नन कर दूंगा। ये तभी यूज़ करना है हमको जब हमको ये लगता है कि मुझे एंट्री और एग्जिट की रिक्वायरमेंट है, तभी हम इसको यूज़ करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको नन कर सकते हैं और एक 0.1 या फिर 1 mm आप डाल देंगे तो एंट्री और एग्जिट, क्योंकि ऑलरेडी हम 0.5 उसको बाहर से ही लेके आ रहे हैं, तो एंट्री और एग्जिट ऑलरेडी वो पा चुका है। तो आप चाहो तो एक्स्ट्रा लीड देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हो। प्लस पे क्लिक करेंगे तो एंट्री मोशन, क्योंकि इनसाइड मशीनिंग होना है तो टूल मेरा डायरेक्टली तो प्लंज करेगा नहीं, तो यहाँ पे उसका हेलिक्स कितना रहेगा, तो यहाँ पे 11.4 का हेलिक्स रहेगा। और जेड में हम इसको दे देंगे 1 mm और प्लंज एंगल इसको हम दे देंगे 3 mm, तो ये कुछ इस तरीके से सा प्लंजिंग में आएगा। और इसको हम अलग से फीड रेट भी दे सकते हैं जो एंट्री और एग्जिट रहेगी, यानी एंट्री मोशन जो रहेगा उसको हम अलग से फीड रेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम देंगे इसका टोलरेंस का। सो याद है जब भी आप रफिंग का टूल पाथ बना रहे हो तो 0.1 का टोलरेंस रख दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई टोलरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो आपका टूल पाथ प्रोसेस जल्दी होगा, जिससे कि आपका कैलकुलेशन टाइम कम लगेगा, क्योंकि 3D के टाइम कैलकुलेशन टाइम रहता है। प्लेन तो हमारा टॉप पे काम हो रहा है, कूलेंट यहाँ पे हम ऑन कर देंगे। अभी जब मैंने मिलिंग के जो टूल पाथ बताया आपको, उसके अंदर भी सेम आप जो पैरामीटर सेव करते हो, जो भी पैरामीटर आप एक बार में देते हो, आप इसको एज अ डिफॉल्ट पे सेव कर सकते हो। आप सेव एंड यहाँ पे डिफॉल्ट करके आप ओके कर दो, तो ये जो पैरामीटर्स मैंने इनपुट किए हैं ये सभी पैरामीटर्स एज अ डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे। जब भी आप मास्टर कैम अपना दोबारा से ओपन करोगे, दोबारा से कोई पार्ट लेके आओगे, आपको ये सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी इनपुट मिलेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने पैरामीटर को सेव करके रखो, जिससे कि आपका टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होगा, कम कंज्यूम होगा। ओके करेंगे। सो यहाँ पे देखिए एक रफिंग का प्रोग्राम बनके रेडी हो गया है। अगर हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो कटिंग करेगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल एंड वेरीफाई। यहाँ पे वायर फ्रेम मैं बंद कर देता हूँ, एक्सेस भी बंद कर देता हूँ, और होल्डर मुझे नहीं देखना है तो होल्डर भी हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। एंड देन
सिमुलेशन को मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ एंड कुछ इस तरीके से हमारा वो कटिंग करता हुआ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जाना चाहिए, पर मुझे चाहिए कि यहाँ पे टूलपाथ बिल्कुल भी नहीं बनाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़े से चेंजेस करेंगे। फर्स्ट हम इसको मेज़र करेंगे, इसका साइज़ क्या है, होम डायनेमिक, एंड आई थिंक इसका साइज़ है 15 एंड बट अपर साइड का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 22 mm है, तो हम 25 mm का स्किप पॉकेट दे देते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे पासेस आपको दिख रहे हैं, एक नॉमिनल से पासेस डाउन में गए हुए हैं। पैरामीटर एडिट करना है मुझे, टूलपाथ कंट्रोल, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ पॉकेट साइज 25 mm। तो 25 mm के ऊपर जो पॉकेट साइज है सिर्फ वहीं पे टूलपाथ बनना चाहिए। सी मैजिक, यहाँ पे आपका जो टूलपाथ है उसने वहाँ पे उस चीज़ को स्किप कर दिया है और उसने बिल्कुल भी वहाँ पे टूलपाथ नहीं बनाया हुआ है। तो वापस से इसको सिमुलेट करेंगे एंड स्पीड को थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ एंड आपका साइकिल टाइम आपके सामने रहेगा। सी हमारे पास यहाँ पे जो वो जा रहा था पोर्शन, वहाँ पे वो उसने टूलपाथ नहीं बनाया है। तो इस तरीके से हम अपने पोर्शन को या अपने चीज़ों को परफेक्टली तरीके से ऑप्शन को यूज़ करके परफेक्ट टूलपाथ को बना सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास रफ हो गया, मुझे इसके बाद का रेस्ट रफिंग प्रोग्राम बनाना है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सेम टूलपाथ को आप कॉपी करो एंड देन पेस्ट करके और फिर उसके अंदर रफिंग टूल साइज डाल दो, या फिर पुराना वाला जो टूलपाथ है उसको आप सिलेक्शन में दे दो। उससे क्या होगा, आपका टूलपाथ कैलकुलेशन टाइम बढ़ जाएगा। हमेशा जब तक आप रफिंग और रेस्ट रफिंग कर रहे हो, आप स्टॉक मॉडल को चूज कीजिए, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सो वापस हम स्टॉक मॉडल ले लेंगे। अब मुझे वापस से सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी नेम देना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ भी नेम नहीं दिया, वन ले रहा है नेम, ठीक है। इससे पहले जो आपने स्टॉक बनाया आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है जब आप रेस्ट के प्रोग्राम बनाओगे, और उसके बाद आपको जाना है स्टॉक डेफिनेशन के नीचे सोर्स ऑपरेशन और बता देना है हमने क्या बताया इसको फर्स्ट, कि हमारा स्टॉक मॉडल कौन सा था जो हमने फर्स्ट बनाया था, जिसका नाम था स्टॉक, जो मैंने स्टॉक ही नाम दिया था। दूसरा, यहाँ पे हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, तो अभी कितना स्टॉक बचा है ये हमको ओके करने पे उस चीज को बनाएगा। सी यहाँ पे इतना स्टॉक अभी बचा हुआ है, यहाँ पे स्टॉक बचे हुए हैं, यहाँ पे काफी बचे हुए हैं अभी। तो अब हम इस जगह पे रेस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम टूलपाथ को कॉपी करेंगे एंड ये एरो हमारा जहाँ पे रहेगा वहीं पे पेस्ट होगा। तो मेरे पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं देता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी आफ्टर कर लूँगा एंड एरो को मैं यहाँ से डाउन कर दूंगा। तो यहाँ बन गया। पैरामीटर में जाएंगे। अब कॉपी पेस्ट करने का प्लस पॉइंट क्या होता है, मुझे वापस से मॉडल ज्योमेट्री सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे वापस से टूलपाथ कंट्रोल बाउंड्री सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे क्या सेलेक्ट करना है, चेंज करना है टूल मेरा, क्रिएट टूल, और इसके बाद मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ 8 का बुल एंड मिल जो कि 75 mm के साथ टोटल लेंथ रहेगा एंड उसका जो कॉर्नर रेडियस रहेगा वो R1 रहने वाला है। नेक्स्ट, फिनिश, और इसके हम पैरामीटर्स वगैरह इनपुट कर सकते हैं, मैं उस डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। होल्डर, तो यहाँ पे हम होल्डर अपना जो भी रहेगा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाहर टूल कितना रहेगा तो हम यहाँ पे दे देंगे मान लीजिए कि 60 mm। सो अभी हम यहाँ पे स्टॉक में वापस से जाएंगे और जो हमने अब ये क्या है, हमने ऑपरेशन को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो उस ऑपरेशन के अंदर हमने फर्स्ट नंबर का चूज किया था स्टॉक मॉडल, क्योंकि उसके हिसाब से काम करना था। अभी ये टूल पाथ मेरा किसके हिसाब से वर्क करना चाहिए, जो हमारा 3 नंबर का स्टॉक बना है उसके हिसाब से, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। कटिंग पैरामीटर जो भी आपको डिफाइन करना रहेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने दे दिया 0.35 एंड 45% ऑफ द टूल डायमीटर का हमारा रहेगा स्टेप ओवर। बैरल कुछ भी हम यहाँ पे ये सिलेक्शन हमारे सेम है जो अभी हमने रफिंग के अंदर देखा है, और लिंकिंग पैरामीटर भी सिमिलर ही है। अभी लिंकिंग पैरामीटर में हम थोड़ी सी चीज़ें चेंज करेंगे, स्टॉक के अंदर भी हम थोड़े से पैरामीटर को मॉडिफाई करेंगे जिससे हमको बहुत अच्छा लिंकिंग और रेस्ट रफिंग का प्रोग्राम मिलेगा। बट मैं एक बार टूलपाथ को जनरेट करता हूँ एंड देन उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। ओके करेंगे, व्यू में जाएंगे, मल्टी थ्रेडिंग में जाएंगे, तो आपको ये कितना प्रोसेस हो रहा है आपका टूलपाथ ये दिखा देगा। अभी देखो आप, इसने पासेस तो बनाए हैं, रेस्ट के पासेस ने बनाए, बट यहाँ पे चलने, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पासेस बने हुए हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये पासेस क्यों बन रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी, हम यहाँ पे देखें अगर सपोज, ओके पैरामीटर,
अभी यहाँ पे होल पे भी आई थिंक नहीं जा रहा है, तो हमने ये 25 का पॉकेट जो दिया है ये साइज कम करेंगे, क्योंकि होल के अंदर भी जाना चाहिए मेरा ये टूल 8 का। और यहाँ पे इसने देखिए पूरे पासेस बनाए हुए हैं, तो ये क्यों किया है? तो हम जाएंगे पैरामीटर में। पहले तो हम यहाँ पे पॉकेट साइज अभी 0 कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम उसको मशीनिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टॉक के अंदर, और स्टॉक के अंदर क्या चीज़ है कि यहाँ पे एक सेटिंग है जिसमें एडजस्टमेंट टू रिमेनिंग स्टॉक के 3 मेथड्स हैं। अभी एडजस्टमेंट टू रिमेनिंग स्टॉक होता गया है। सो बेसिकली इसका काम है कि आप जब रेस्ट के प्रोग्राम बनाते हो तो आपका टूल पाथ जो है वो लिंकिंग के बिहेवियर में होना चाहिए या फिर कॉन्टिन्यूअस में ही होना चाहिए, उसके लिए मेथड्स हैं ये। सो इसमें पहला है आपका यूज कंप्यूटेड, यानी कि अगर आप यूज कंप्यूटेड करोगे तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा जो भी पासेस उसको बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो उस पर हम बात भी नहीं करने वाले, या फिर उस पर हम इसको स्किप भी कर देते हैं। 2 ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला है मिल स्मॉल कप्स, दूसरा है इग्नोर स्मॉल कप्स। मिल स्मॉल कप्स क्या करता है कि भले ही आपका रफिंग प्रोग्राम बना हुआ है, बट जब वो रेस्ट रफिंग प्रोग्राम बनाता है तो वो इंटरलिंक करता है बिटवीन द पासेस, यानी कि वो जब भी पासेस जनरेट करेगा, चाहे वो फ्लोर रहेगा चाहे वो वॉल रहेगा, वो उनको एक दूसरे से ज्वाइन करेगा, जिस वजह से आपको पासेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जबकि फ्लोर पे पासेस बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 16 का एंड मिल तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पासेस बना के गया था, तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो जितना मैंने छोड़ा हुआ है उतना ही छोड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर्स वगैरह पे पासेस बनने चाहिए थे, बट यहाँ भी पासेस बने हुए हैं जिसपे मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे करना पड़ता है इग्नोर स्मॉल कप्स। तो जब भी आप रेस्ट का प्रोग्राम बनाते हो, स्टॉक मॉडल सिलेक्शन के बाद आपको रखना क्या है, इग्नोर स्मॉल कप्स। और ये जो वैल्यू रहेगी ये ऑलवेज आपका जो स्टॉक बच रहा है उसके नियर बाई रहेगी। जैसे हमने 0.35 से लेके 0.25 का यहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है, तो मैंने बोला कि अगर कुछ स्मॉल जो हमारे ये टेपर एरियाज हैं या कुछ एक तरीके से हम बोल सकते हैं खड्डे एरियाज हैं, वहाँ पे भी मेरा स्टॉक जो है जो इग्नोर करके चलेगा मटेरियल को, वो सिर्फ और सिर्फ 0.25 करके चलेगा, बाकी एरिया को पूरा क्लीन करेगा। यानी कि एक तरीके से हमारे पास जो यहाँ पे स्टॉक बचे होंगे वो 0.25 या फिर 0.3 ऐसा ही बचा होगा, तो उसके ऊपर के ही पास, उसके ऊपर पे ही वो पासेस बनाएगा, नीचे पासेस बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे इसने यहाँ पे बना दिया है। तो ये हम यहाँ पे सिलेक्शन देंगे, ओके करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ जो है वो बनके रेडी हो गया है। सो अभी आप देखोगे जो एक्स्ट्रा पासेस डाउन में बने हुए थे वो हट गए हैं, कुछ पासेस क्रिएट हुए हैं बट वो रिक्वायर्ड पासेस थे जिससे कि आपका स्टॉक मिनिमम बचे, और बाकी भी पासेस यहाँ पे क्रिएट नहीं हुए हैं। तो हमेशा याद रहे जब भी आप रेस्ट रफिंग प्रोग्राम बनाते हो, स्टॉक के अंदर ऑलवेज गो फॉर इग्नोर स्मॉल कप्स, और जो वैल्यू रहेगी वो आपका जो आप लीव स्टॉक दे रहे हो उसी के नियर बाई में आपको रख देना है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। अभी अगर हम यहाँ पे सिमुलेट करें इसको बैकप्लॉट 2D के अंदर, तो यहाँ पे जो मेरे पासेस बने हुए हैं उसमें लिंकिंग देख रहे, अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है, लिंकिंग बहुत आ रहा है, दिख रहा है। सो इस लिंकिंग को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो पैरामीटर में हम जाएंगे, और जब भी आप रेस्ट के प्रोग्राम बनाते हो, पहला मेथड तो हो गया कि आपको स्टॉक के अंदर ये चीज ध्यान देनी है। सेकेंडरी लिंकिंग के अंदर ऑलवेज आपको कीप टूल डाउन बिटवीन जेड डेप्थ ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जहां पे कॉन्टिन्यूअस टूल में आ सकता है वहां पे वो लिफ्ट नहीं लेगा। सी एक प्यारा सा टूल पाथ बन के यहाँ पे कॉर्नर एरिया के लिए रेडी हो जाएगा, तो आपका लिंकिंग जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। सो हमेशा लिंकिंग पैरामीटर में जब भी आप रेस्ट का प्रोग्राम बनाते हो, कीप टूल डाउन बिटवीन जेड डेप्थ आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास पासेस बन गए। अभी हम एक बार इसको सेव कर देते हैं, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, सेलेक्ट ऑल, वेरीफाई। यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, हमारा ये फर्स्ट रफ हो गया, देन टूल हमारा चेंज हो गया एंड रेस्ट रफिंग का प्रोग्राम रन हो गया। अगर वेरीफाई करके हम क्लियर लूप डाल देंगे तो दोनों के ही अलग अलग कलर वो हमको शो देगा, तो हमको पता चल जाएगा कि पहले रफिंग का जो हमारा 16 का टूल चला था वो इस कलर में चला था, एंड जब 8 का टूल चला है तो वो हमारा ब्लू कलर का मार्क किया जहाँ जहाँ चला हुआ है। सो ये था दोनों मेथड हमारा रफिंग और रेस्ट रफिंग का। अभी अगर सपोज मान लीजिए, अब जैसे मुझे ये टूल पाथ अगर मैं डायरेक्टली वेरीफाई करूं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पुराना स्टॉक मेन स्टॉक लेके आ जाएगा। तो मुझे क्या है, मुझे सिमुलेशन देखना है रेस्ट रफिंग के प्रोग्राम का, और वो भी इस स्टॉक के साथ। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन का सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल बटन यूज करेंगे और दोनों टूल पाथ को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन वेरीफाई करेंगे। तो जो हमारा सिमुलेशन दिखेगा वो आपके स्टॉक के सिलेक्शन के हिसाब से दिखेगा।
ये देखिए, ये जहां जहां पे पासेस बनाता जाएगा आपको वो दिखाता जाएगा। जब भी आप रफिंग और रेस्ट रफिंग के प्रोग्राम बनाते हो मास्टर कैम के अंदर एरिया रफिंग से, और याद रहे हमेशा ही आपको रफिंग और रेस्ट रफिंग आपको एरिया रफिंग से ही वर्क करनी है। अभी इसके बाद आपको और छोटा टूल चलाना है तो आप और भी ऐसा सेम स्टेप, जैसे कि हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब इसके बाद आप फिनिशिंग के पासेस चला सकते हैं, बट अगर आपको मल्टीपल ऐसे ही चलाना है तो आपको सेम स्टॉक मॉडल लेना है अगेन, एंड देन आपको सेम टूल पाथ को कॉपी पेस्ट करना है, और रेस्ट रफिंग की सारी सेटिंग्स जो रहेंगी वो अभी जो हमने 4th नंबर टूल पाथ के अंदर देखा है वही सेटिंग्स हम वहाँ पे रखनी है, जिसमें हमको क्या करना है, स्टॉक के अंदर आपको इग्नोर स्मॉल कप्स रखना है, और आपका स्टॉक मॉडल सिलेक्शन करना है, और वैल्यू रखना है इग्नोर स्मॉल कप्स की, और साथ में लिंकिंग पैरामीटर में कीप टूल डाउन बिटवीन जेड डेप्थ आपको ऑन करके रखना है। ये था आपके लिए एक छोटा सा रफिंग और रेस्ट रफिंग का जो टूल पाथ है वो कैसे बनाना है, स्टॉक सेटअप, स्टॉक मॉडल को कैसे यूज करना है रफिंग प्रोग्राम्स के लिए। याद रहे अगर हम एक साइकिल टाइम स्लोअर के लिए यूज करने के लिए हम सोच रहे हैं तो हम डायनेमिक ऑप्टीरफ का जो टूल पाथ है वो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए यूज करके दिखाता हूँ कि डायनेमिक ऑप्टीरफ कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ले लेंगे डायनेमिक ऑप्टीरफ, सिलेक्शन सिमिलर ही है जैसा एरिया रफिंग में आपको मिलता है। यहाँ पे आप जैसे मैंने दे दिया कि स्टॉक मेरा जो रहेगा 0.35 का रहेगा, एंड यहाँ पे हम अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे विंडो सिलेक्शन करो या फिर यहाँ पे आप बॉडी सिलेक्शन पे स्विच करके आप डायरेक्ट भी बॉडी सेलेक्ट कर सकते हो। फेस हटा दीजिए, क्लियर, बॉडी सिलेक्शन, और यहाँ पे बॉडी डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। टूल पाथ कंट्रोल, यहाँ पे हम कंट्रोलिंग दे देंगे टूल पाथ का कि हमारा इसके अंदर वर्किंग करने वाला है रफिंग। फ्रॉम स्ट्रेटजी इनसाइड हम रखेंगे क्योंकि अंदर मशीनिंग करेगा। टूल याद रहे इसके लिए हमको सॉलिड कार्बाइड एंड मिल्स लगेंगे, तो आपको सॉलिड कार्बाइड एंड मिल लेना होगा। तो सपोज मैंने एक 8 का सॉलिड कार्बाइड का बुल एंड मिल ले लिया है। यहाँ पे स्टॉक हमको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, हम दे भी नहीं रहे हैं क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर आपका रफिंग प्रोसेस रहने वाला है। आप रेस्ट रफिंग भी कर सकते हैं बट मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर हम नहीं देते हैं स्टॉक तो ये क्या करता है, जो आपने बाउंड्री दिया है इसी को एज अ स्टॉक कंसिडर कर लेता है। इसी को एज अ स्टॉक कंसिडर कर लेता है और जेड आपका जो है वो 0 से स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जाएंगे कटिंग पैरामीटर, तो हमको यहाँ पे स्टेप ओवर देना पड़ेगा। तो याद रहे इसके अंदर हम डेप्थ ज़्यादा ले सकते हैं और फिर स्टेप ओवर में कटिंग करेंगे। तो स्टेप ओवर हमारा जो रहेगा हमने दे दिया कि 10% ऑफ द टूल डायमीटर रहेगा। मैक्सिमम इंगेजमेंट रख दिया जिससे मैक्सिमम टाइम पे वो हमारा टूल इंगेज करके रखेगा, यानी कि कॉन्टेक्ट कॉन्टिन्यूस रखेगा कटिंग मटेरियल से। स्टेप डाउन, तो यहाँ पे हमने दे दिया कि एक बार में हमारा ये 20 mm डाउन में जा सकता है क्योंकि फ्लूइड लेंथ मेरी 25 mm के आसपास में, तो हमने 20 mm दे दिया एक बार में। और हम बोल देंगे उसको यूनिफॉर्म स्टेप डाउन, यानी कि स्टेप डाउन जो भी बनाएगा थोड़ा यूनिफॉर्मली बनाएगा। स्टेप अप, तो अब जैसे कि एक बार में वो पूरा डेप्थ ले लेगा बट जब उसको टेपर एरिया मेंटेन करना होगा तो वो नीचे से ऊपर की तरफ कटिंग करेगा। तो उस समय स्टेप अप कितना रहेगा, तो हमने दे दिया 1 mm, यानी स्टेप अप मतलब हो गया कि नीचे से ऊपर की तरफ जो डेप्थ ऑफ कट रहेंगे वो हमारे स्टेप अप रहते हैं। तो ये डिटेल्स हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे डायनेमिक ऑप्टीरफ के अंदर। स्टीप एंड सेलो, अगर हमको जेड लिमिट लगाना होगा तो हम इसको यूज करेंगे। एंड लिंकिंग पैरामीटर विल बी द सेम जैसा अभी तक हमने एरिया रफिंग में देखा था, सारी चीज़ें सेम है। मैं यहाँ पे लिंकिंग लीड इन लीड आउट को नन करके 1 mm दे देता हूँ। एंड फिट ट्रांजिशन, एंट्री मोशन, तो हमारा हेलिक्स रहेगा, हेलिक्स रेडियस रहेगा, एंड जेड क्लियरेंस रहेगा 1 mm हमने रख दिया है। प्लंज एंगल रहेगा 1 का हमने रख दिया है। एंट्री फीड रेट और आरपीएम आप अलग डाल सकते हो। टोलरेंस यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे 0.1 का। एंड प्लेन एंड कूलेंट यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं एंड ओके करेंगे तो हमारे पास एक रफिंग की स्ट्रेटजी बन जाएगी जो कि डायनेमिक मोशन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनेगी, जो कि आपका साइकिल टाइम रिडक्शन करने में आपको हेल्प कर सकता है। याद रहे आपको डायनेमिक मोशन टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशल टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि 35 डिग्री हेलिक्स के और सॉलिड कार्बाइड एंड मिल लगते हैं, जो कि आपके हाई स्पीड कटिंग के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जिनको हम एक टाइप में शोल्डर एंड मिल्स भी बोलते हैं। तो हमको देखना है कि कितना हमारा टूल पाथ जनरेट हुआ है, तो मल्टी थ्रेडिंग में जाएंगे एंड आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग करता हुआ दिखाएगा कि आपका टूल पाथ जो है 95% प्रोसेस हो चुका है, जस्ट लिटिल बिट बचा हुआ है जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जनरेट करके प्रीव्यू दिखाएगा हमको। ओके, अभी स्टेप अप पासेस बना रहा है, यानी कि
पहले ऊपर से नीचे बना लिया है, अभी नीचे से ऊपर की तरफ बना रहा है पासेस। तो थोड़ी देर में यहाँ पे ये जनरेट करेगा। सो जब भी 3D के अंदर हम टूल पाथ बनाएंगे, सो उसके अंदर आप रफिंग के प्रोग्राम्स के अंदर आप स्टॉक मॉडल का यूज़ कीजिए। ज़्यादातर हम जनरल मेथड यूज़ करते हैं जो कि एरिया रफिंग के लिए रहता है। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पासेस यहाँ पे बन गए हैं, तो ये किस तरीके से वर्क करेंगे वो हम यहाँ पे वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंट्री लेगा एंड देन इसके बाद वो स्टेप ओवर में उसको बड़ा करता हुआ जाएगा। सो ये क्या करेगा, आपके साइकिल टाइम को काफ़ी हद तक आपका यहाँ पे मिनिमाइज कर देगा। अभी ये देखिए यहाँ से क्या करेगा, अभी ऊपर की तरफ कटिंग करता हुआ आएगा, जो कि हमारे लिए रहेगा स्टेप अप बोलते हैं हम इसको। ये एक के बाद दूसरा स्लाइस लिया इसने 1 mm का, ये हम स्टेप अप बोलते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ डेप्थ ऑफ कट नहीं लेता है, फिर वो नीचे से ऊपर की तरफ लेता है। बट ये तभी ज़रूरत होती है जैसे कि हम जब कभी कोर वगैरह कट कर रहे हैं, तो उन केसेस के अंदर ये हमारे लिए थोड़ा सा साइकिल टाइम को अच्छा निकाल के देता है। तो इसको हम बोलते हैं 3D डायनेमिक मोशन टेक्नोलॉजी का रफिंग टूल पाथ। सो आप जब साइकिल टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इस टूल पाथ का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपको लिमिट लगानी है, जैसे कि अभी हमको दिख रहा है कि हमारा जो टूल पाथ है वो पूरा जितना डेप्थ मुझे चाहिए वहाँ तक पूरा बन रहा है। आप अगर लिमिट लगाना चाहते हैं तो पैरामीटर, स्टीप एंड सेलो और यहाँ पे मैक्स लिमिट को भी सेट कर सकते हैं कि मेरा जो टूल पाथ है वो सिर्फ यहाँ तक ही बने, माइनस में 20 mm तक बने। तो सिर्फ जो टूल पाथ मेरा बनेगा वो ओनली 20 mm तक ही जनरेट होगा। 20 mm आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, मुझे और कम करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे मल्टी थ्रेड में जाके अपने टूल पाथ को प्रोसेस होने से स्टॉप कर दूंगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा। एंड अगेन मैं यहाँ पे इसको -5 mm कर देता हूँ, जिससे टूल पाथ थोड़ा जल्दी जनरेट हो जाएगा। देन बाद में हम उसको कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, और यहाँ पे हमारा जो पास, आप राइट क्लिक करके इसको हाई पे सेट कर सकते हो, जिससे क्या है आपका टूल पाथ प्रोसेस वो थोड़ा सा फास्ट कर देगा। मल्टी थ्रेडिंग, जिससे हम इसके कैलकुलेशन को देखेंगे यहाँ पे। सो थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने में, अकॉर्डिंग टू पार्ट, जैसा पार्ट रहेगा उसके हिसाब से उसका टाइमिंग जाएगा। और साथ में आपके पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छा होना चाहिए जब आप 3D पे काम कर रहे हो, क्योंकि 3D पे काम करते समय आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट अच्छी चाहिए, जिससे कि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिले टूल पाथ जनरेशन के अंदर। सो जनरेट हो रहा है ये। सो होपफुली ये हमारे पास रफिंग के जो टूल पाथ्स रहेंगे मिल 3D के अंदर वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। सो ये एक तरीके से मिल 3D के रफिंग के ऊपर, हमारे टूल पाथ के ऊपर ये वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे जो कि रहेगा इसी पार्ट का, फिनिशिंग ऑपरेशन से हम कैसे परफॉर्म करेंगे, फिनिशिंग ऑपरेशन कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 mm का यहाँ पे डीप पे हमारे पास पासेस बन के रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो, सिर्फ ओनली 5 mm ही डीप में गया है बस। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्टीप एंड सेलो से पैरामीटर के अंदर आप अपने डेप्थ लिमिट को भी सेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रफिंग टूल पाथ को कैसे यूज़ करना है मास्टर कैम के अंदर विद स्टॉक मॉडल्स। अभी नेक्स्ट हम बाकी जो टूल पाथ बचे हुए हैं 3D के अंदर, फिनिशिंग स्ट्रेटजीज, उसके ऊपर बाकी की वीडियोस अपलोड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।